हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आ गया मैं कैमरा ऑन करके। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ चला गया था, तो मैं कैमरा ऑन कर रहा था, ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11। तो ऑफिशियली इट इज चैप्टर नंबर 2 बिकॉज द फर्स्ट चैप्टर वाज what was the name of first chapter? It was the physical world. Today we are going to discuss about units and measurement. That is the chapter number 2 of class 11th. class 11 का chapter number 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है units and measurement। लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट जानने से पहले बच्चों ये पता होना चाहिए आपको कि आखिरकार किसकी यूनिट अपन चाहते हैं, किसकी मेजरमेंट निकालना चाहते हैं। यूनिट्स और मेजरमेंट क्या होती है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट किस चीज़ की, किसकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट निकालते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। किसकी? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशंस, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशंस अपने को निकालनी है किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज़? It is the measurable quantities which defines the nature। ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है। मेज़र किसके थ्रू किया जा सकता है? इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इनको मेज़र किया जा सकता है। और ये डिफाइन करेंगी नेचुरल प्रोसेस को। नेचर की जगह लिख सकते हैं नेचर में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उनको ये डिफाइन करेंगी, और इनको मेज़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू नो अबाउट द वाटरफॉल। आप वाटरफॉल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, तो आप वाटरफॉल के बारे में यदि उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि वाटरफॉल कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट से पानी नीचे आ रहा है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड या पर आवर ऑफ वाटर नीचे आ रहा है, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड ले सकते हो, पर यूनिट मिनट ले सकते हो, पर यूनिट आवर ले सकते हो। तो कितना वाटर पर यूनिट टाइम ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर जो वाटर आ रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर फ्लो रेट, इसको वाटर फ्लो रेट बोलेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। हाइट क्या है इसकी, वाटरफॉल की हाइट क्या है, कितने ऊपर से पानी आ रहा है। विस्कोसिटी क्या है, वाटर की विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी के बारे में भी जान सकते हो आप, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में जान सकते हो कि और क्या हो सकता है कि वाटर कंटेंट है वहाँ पर तो उसकी डेंसिटी होगी, उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट है तो जैसे वॉल्यूम भी होगा वहाँ पर। तो ये सारी मेजरेबल क्वांटिटी है, इनको मेज़र किया जा सकता है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये दिखा रही है जो नेचुरल प्रोसेस हो रही है उसकी कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। वो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। अब बात करते हैं अपना जो चैप्टर है उसकी। तो सर अभी तक किसकी बात कर रहे थे? अभी तक भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी बेसिक आपको बता दिया कि आप मेज़र किसको करना चाह रहे हो। तो आप मेज़र करना चाह रहे हो फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ओके, यू आर गोइंग टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर तो कर लेंगे, लेकिन इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो बात सबसे पहले जो आएगी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो यूनिट्स की बात करें। व्हाट इज यूनिट्स? क्या होती हैं यूनिट क्या है बताओ। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि यूनिट क्या है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यू वांट टू मेज़र द हाइट, आपको हाइट मेज़र करनी है। अभी वाटरफॉल की बात हो रही थी, तो वाटरफॉल की आप हाइट मेज़र करना चाहते हो। तो बच्चों हाइट कैसे बताओगे आप? कि उसकी हाइट 5 मीटर है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे हाइट। ये है हाइट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई यहाँ पर? हाइट। और उसको मेज़र करने के लिए आपको क्या क्या दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? एक नंबर
5 है जो कि, और एक है इसकी यूनिट जो है मीटर, जो है मीटरे नॉट मीटरे, इट इज़ मीटर। तो मीटर ये हो गई इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या काम कर रही है, यूनिट कर क्या रही है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसको कंपेयर करने, अब कंपेरिजन की बात कहाँ से आ गई, देखो कंपेरिजन की बात ऐसे आ गई कि पहले मैंने बताया कि जैसे 1 मीटर मैंने डिफाइन कर लिया कि ये मेरा 1 मीटर है, ये मैंने मान लिया कि ये है 1 मीटर। अब मुझे वाटरफॉल की हाइट निकालनी थी, तो इस मीटर स्केल को लेके जाऊंगा, मैं इस मीटर स्केल को लेके जाऊंगा, और मुझे पता चला कि इस मीटर स्केल को मैं 5 बार ऐसे ऊपर रखूँगा, एक के ऊपर एक 5 बार यदि इसको मेज़र करूँ ऐसे, तब जाके ये वाटरफॉल की हाइट आएगी। ये थोड़ी सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पर दिखने में थोड़ी अलग अलग डिस्टेंस लग रही है, लेकिन ये सेम डिस्टेंस अज्यूम कर लो बच्चों कि ये सेम डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस यदि सेम है तो मैंने क्या किया कि जो बेसिक मतलब 1 यूनिट थी, 1 मीटर जो हाइट थी उसको 5 टाइम्स किया, तभी ये हाइट 5 मीटर आई। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट एक बेसिक कंपैरिजन के लिए यूज़ करी जाने वाली चीज़ है। बेसिक क्या है, यूनिट क्या है, जो एक बेसिक कंपैरिजन के लिए यूज़ करे जाने वाली चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे पता चला आपको कि मुझे 5 मीटर लिखना था, तो मैं मीटर स्केल लेके गया और उसको 5 बार, उससे 5 बार मेजर करने पे वो हाइट आई, मतलब जो एक्चुअल हाइट है वो 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर है, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर है। तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू पता चली आपको, यूनिट क्या होती है ये पता चली कि यूनिट क्या होती है, ये जो होती हैं बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से अपन कंपेयर करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स है किस चीज़ की। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। तो ये खेल स्टार्ट कैसे हुआ पहले तो ये बताओ। ये अरे मेरे बोर्ड पे क्रैक आ गया क्या, क्रैक 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 क्रैक। देखो ये कहानी स्टार्ट ऐसे हुई, कहानी स्टार्ट बच्चों कुछ इस तरह से हुई कि एक राजा था और एक रानी थी, और उनकी एक अरे कहाँ पे पहुँच गए, अपन पढ़ने वाले थे यूनिट, तो यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट की कहानी बच्चों कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि लोग डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की मेथड्स यूज़ करने लगे कंपैरिजन के लिए। जैसे कोई गया, जैसे किसी जगह, जैसे यहाँ पर राजाओं का शासन चलता था ना पहले सभी जगह, तो कोई गया राजा के पास कि राजा जी, ओ राजा जी हमें दिक्कत आ रही है मेज़र करने में किसी लेंथ को। तो उन्होंने कहा टॉक टू माई फुट, मेरे फुट से बात करो, आई कांट टॉक टू यू। उन्होंने कहा सर प्लीज़ डोंट टेक इट एज ए नॉन सीरियस थिंग, इट इज़ ए वेरी सीरियस थिंग, यू विल हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा ओके बट आई विल स्टिक टू माई फर्स्ट स्टेटमेंट दैट टॉट टू टॉक टू माई फुट। तो उन्होंने कहा बताओ सर करना क्या है, क्या आप मेरे फुट है, जो फुट है उसकी लेंथ मेज़र करो, उसकी लेंथ मेज़र करो, और उसका नाम आज से मैं दे रहा हूँ 1 फुट, उसका नाम आज से मैं 1 फुट दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि 2 फुट मेज़र करना हो तो उस लेंथ का 2 गुना, 3 फुट मेज़र करना हो उस लेंथ का 3 गुना, 4 फुट मेज़र करना हो उस लेंथ का 4 गुना। उनका ठीक है, ये क्या सॉल्यूशन, वाह वाह मज़ा आ गया। तो उस जगह के लोग बहुत खुश हो गए कि राजा का जो पैर है वो ही अपने लिए मेज़रमेंट के लिए अच्छा बहुत आसान हो गया, अपन आसानी से किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। 1 फुट अपने को पता है इतनी लेंथ है, तो कोई भी लेंथ मेजर करनी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या थी कि राजा जी कहीं चले गए, तो उनका पैर तो वहाँ पे है नहीं, तो क्या करें। तो इस प्रॉब्लम का तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था कि एक कोई भी धागा ले लो या कुछ भी चीज़ ऐसी ले लो जिसको मेजर करके रख लो कि ये जो राजा जी हैं उनके पैर के बराबर लेंथ है, उसके कंपेयर करके और फर्दर अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल था और जो उन्होंने कर भी लिया। लेकिन राजा तो कभी एक रहेगा क्या, हमेशा राजा एक रहेगा, नहीं रहेगा, राजा चेंज होता रहेगा। राजा चेंज हो जाएगा तो फुट का साइज़ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के फुट का साइज़ डिफरेंट होता है, डिफरेंट होगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन तो कुछ परमानेंट निकालना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे लोगों के दिमाग काम करना स्टार्ट किए, और फिर मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि साइंस क्या होती है, टू नो, जानना, जानने को ही साइंस कहते हैं। तो लोगों ने जानना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं कि जिसकी वजह से ये एक
ऐसा पैरामीटर सेट हो जाए कि जिसके में कंपैरिजन करना इजी हो। ऐसा नहीं हो कि राजा का पैर बार बार देखना पड़े कि कहाँ राजा जी के पैर हैं और फिर राजा चेंज हो जाए तो दिक्कत आ जाए, नया राजा आएगा वो कहेगा नहीं मेरे फुट का मेजरमेंट लो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स कर दिया, जैसे कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतनी लेंथ को मैं इतना फुट या इतने मीटर या कुछ भी जो उनके हिसाब से मेजरमेंट था वो मान लिया, ठीक है। तो 3 टाइप के सिस्टम से डेवलप हुए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंट्रीज में 3 टाइप के सिस्टम डेवलप कर दिए। नंबर 1 था CGS, नंबर 2 था FPS, नंबर 3 था MKS। ये जो 3 चीज़ आपको दिख रही हैं यहाँ पे CG&S ये रिप्रेजेंट करती हैं यूनिट्स ऑफ C इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ लेंथ, it is representing the unit of mass and it is representing the unit of time। तो ये ही सीक्वेंस तीनों में मेंटेन्ड है। फर्स्ट जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, सेकंड मास को और थर्ड टाइम को, ठीक है। CGS में C का मतलब है सेंटीमीटर एंड G का मतलब है गिराम एंड S का मतलब है सेकेंड, ठीक है। FPS में F का मतलब है फुट जो कि यूनिट है लेंथ की, P का मतलब है पाउंड जो कि यूनिट है मास की एंड S का मतलब सेम सेकंड है यहाँ पर भी, ठीक है। MKS में भी फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ को और ये है मीटर, नेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रही है किलोग्राम एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड द यूनिट ऑफ टाइम। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा चलो बैठ के समस्या का समाधान निकाले जाए, राजा के पैर बार बार मेजर नहीं करने पड़े। तो उन्होंने अलग अलग ये सॉल्यूशन निकाल लिए कि ये यूनिट डेवलप कर ली और इनके बारे में दुनिया को बता दिया कि देखो ऐसी बात ऐसी है जी कि हम ये यूनिट्स यूज़ करने वाले हैं और ये यूनिट्स यूज़ करके और आप मेजरमेंट ले सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना लेते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सारी, लेकिन एक यूनिट जिसमें मैक्सिमम मेजरमेंट जिसमें ली जाती हैं वो एक सिस्टम था SI सिस्टम। SI के साथ सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि SI की फुल फॉर्म ही है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा नाम होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी। इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा नाम होना चाहिए, अपन इंडिया में रह रहे हैं तो उसकी इंग्लिश के हिसाब से इसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम हो जाना चाहिए था। लेकिन बच्चों ये अपनी कंट्री में यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा था, तो ये बात है बच्चों एक फ्रांस की और वहाँ पर पेरिस में ये डिस्कशन चल रहा था। तो उनकी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ये यूनिट्स के मेजरमेंट का इंटरनेशनल सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया SI, और SI सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और सबसे काम की बात, पूरी NCERT में ये ही यूनिट यूज़ करी जाएगी, ऐसा NCERT खुद बोलती है। क्या बोलती है कि मैं यूज़ करूँगी SI यूनिट का, ठीक है। तो आप मान लो, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इससे क्या समझ आया आपको, NCERT ने खुद उद्घोषणा कर दी कि मैं यूज़ करती हूँ SI यूनिट। तो इससे क्या आपको कंक्लूजन निकालना है कि यदि न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में, जो कि आएगा, तो यदि न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। लेकिन इसकी यूनिट किस में रखनी है, SI में। जब तक आपको नहीं पूछा गया पर्टिकुलर केस में, यदि आपसे पूछ ही लिया उसने कि CGS में लिखो इसको, तब आप CGS में लिख सकते हो। लेकिन यदि जब तक आपको नहीं बताया, नहीं पूछा आपसे, तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, आपको सारी SI में यूनिट रख देनी है यहाँ पे। और SI में जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर, मास की यूनिट होती है kg एंड इसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो
लेंथ, मास एंड टाइम, ये जो होती हैं बच्चों, ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं? नो, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ यूनिट। अभी तक ये समझ आया ना बच्चों कि यूनिट क्या होती है? आपको अभी तक ये समझ आया कि यूनिट होती क्या है? यूनिट होती क्या है? यूनिट होती क्या है? यूनिट वही एक बेसिक थिंग्स होती है जिसके कंपेयर करके अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका इतने टाइम से, इसकी लेंथ जो है वो बेसिक जो लेंथ है, बेसिक जो यूनिट है उसका इतने टाइम से, वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट काम आते हैं। लेकिन यूनिट के जो टाइप होते हैं बच्चों, वो होते हैं 3 टाइप्स। नंबर 1 है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, नंबर 2 है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स। नंबर 3 है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। These are most important for you, but there is one another type that is known as supplementary units। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ बच्चों, ये आपको सिर्फ हेल्प करेंगी। हेल्प तो सभी करेंगे, लेकिन ये क्या होती हैं अभी इनकी बात करते हैं। तब सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डेफिनेशन लिखो, द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। द यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये अपने आप में इंडिविजुअल होती हैं, ये और किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी, फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। कैसे रिप्रेजेंट करोगे जब वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो अपने आप में स्वयंभू हैं कि मैं ही हूँ जो भी हूँ। ये तो डायरेक्ट ऐसा उद्घोषणा कर देती हैं कि मैं ही हूँ, मेरा वचन ही है शासन, इन्होंने ऐसा बोल दिया। तो अब क्या होगा कि फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप की होती हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो ये है 7। अभी मैंने आपको कितनी बताई थी? 3 तो बता दी, अब मुझे 4 और बतानी, तभी 7 हो पाएंगी। तो मैं 7 को एक सांस में बता दूं, एक सांस में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड मोल। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड मोल। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो नंबर 1 है लेंथ, नंबर 2 है मास, नंबर 3 है टाइम, नंबर 4 है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। करंट के साथ में लिख लेना आप इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लिख लेना इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 है करंट के बाद में है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के साथ में लिख लेना इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी। नंबर 7 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को अब बात एनसीईआरटी ने क्या बोली कि मैं सिर्फ बात सुनना चाहती हूँ मीटर में, तो सॉरी मीटर में नहीं, एसआई में। तो एसआई में लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, और इसका सिंबल होता है एम। मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, और इसका सिंबल होता है केजी। टाइम को रिप्रेजेंट करोगे सेकंड में, और इसका सिंबल है एस। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करोगे केल्विन में, केल्विन सिंबल है के। और इसको करंट को रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रिक करंट कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और इसको ए से। इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैंडेला, सीडी। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, बोल गोल की बोली बोल, और इसको लिखते हैं MOL, यूनिट MOL, एंड लिखते हैं उसको MOL,
रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल है वो MOL है। तो ये 7 की 7 चीज़ें आपको दिख रही हैं, देख लो एंड छाप लो, देख लो एंड छाप लो, देख लो एंड छाप लो। ये आपको फंडामेंटल यूनिट समझ आई अभी तक? फंडामेंटल यूनिट समझ आ गई कि 7 तरह की होती हैं, और फंडामेंटल यूनिट में एक सांस में वापस बोल दो, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ we'll talk about the second type of unit, that is फंडामेंटल के बाद जो दूसरा टाइप है बच्चों, वो है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड फंडामेंटल यूनिट क्या थी? जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, अपने आप में ही इंडिविजुअल ही हैं, सब कुछ वो ही हैं, शंभु स्वयं वो ही हैं। ठीक है, समझ आई? डेराइव्ड यूनिट अब क्या होंगी? डेराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो होती हैं, जो फंडामेंटल उनकी तरह नहीं होती बच्चों, ये कैसी होती हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कुछ इस तरह की होती है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है। इनके एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, बात आपको समझ है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे नंबर 1 एग्जांपल लेता हूँ मैं, लेंथ, क्या ये डेराइव्ड यूनिट है? नहीं है ना। ये तो कैसी यूनिट है बच्चों? ये है अपनी, बात समझ आ गई ना? लेंथ कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगी। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दे दी। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, करंट, क्या ये डेराइव्ड यूनिट है? बिल्कुल नहीं। ये भी कैसी यूनिट है? ये भी कैसी यूनिट है? ये भी फंडामेंटल। तो फिर कौन सी यूनिट सर डेराइव्ड है? जैसे वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को आप फंडामेंटल यूनिट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिपेंड करती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है? नहीं पता, क्योंकि ये आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, तो आपको अभी पता नहीं होना चाहिए। पता तो नहीं है ना किसी को? पता होना चाहिए, 9th में 10th में पढ़ चुके हो, मजाक नहीं चलेगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह से लेंथ होती है जिसको मेज़र आप करोगे मीटर में, और टाइम को मेज़र करोगे सेकंड में, तो इनको मीटर पर सेकंड। तो ये डेराइव्ड हो गई ना, क्योंकि ये दो चीज़ों से डेराइव हुई है। किस किस पे डिपेंड कर रही है? ये लेंथ पर एंड टाइम पर। तो ये लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए कैसी क्वांटिटी होगी? डेराइव्ड हो गई, दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और बच्चों वेलोसिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया, ये इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, नीचे एक और सेकंड आ गया तो इसको लिखूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? मास से सेकंड पे, ये भी मास सेकंड पे डिपेंड कर रही है। तो ये बात हो गई, ये कैसी क्वांटिटी है? डेराइव। नंबर 3 बात कर लेता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू मास F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है kg में, एंड एक्सेलरेशन अभी देख चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? डेराइव्ड। किस से डेराइव हुआ ये? मास और एक्सेलरेशन से। नहीं, ऐसा कभी मत बोल देना, क्योंकि डेराइव्ड हुई है किससे? डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डेराइव हुई है। तो फोर्स किससे डेराइव हुआ है? मास से, लेंथ से एंड टाइम से। याद रखना, मास से, लेंथ से और टाइम से, क्योंकि जो डेराइव्ड यूनिट है वो किससे डेराइव्ड होनी चाहिए? फंडामेंटल यूनिट से। तो ये फंडामेंटल यूनिट से। आप ऐसा मत बोल देना कि फोर्स डेराइव हुआ है मास और एक्सेलरेशन से।
ठीक है, क्योंकि हमेशा रिप्रेजेंट करना है उसको किस फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इनमें आती हैं दो क्वांटिटी, एक होता है एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल, नॉर्मल एंगल एंड सॉलिड एंगल। और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। इसको बनाता हूं मैं ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो है ये है एंगल, ये हो गई इसकी आर्क, ये है आर्क, और ये है इसकी रेडियस, ये है इसकी रेडियस, ये रेडियस हो गई इसकी। ठीक है ना बच्चों। तो ये एंगल अपना थीटा ये रहे, और ये आर्क है, और ये रेडियस है, आर्क अपॉन रेडियस। और बच्चों इसकी जो यूनिट है, वो एंगल की यूनिट आपने क्या देखी अब तक, बताओ। इसकी यूनिट जो है बच्चों वो है रेडियन, और इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं रेडियन। सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सॉलिड एंगल को अभी मैं बना के दिखाता हूँ, और इसकी स्टेरेडियन यूनिट है, स्टेरेडियन। सो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज लेके आता हूँ। पेज कहाँ से लूँ, पेज। चलो, ये रहा अपना पेज, ये पेज तो नहीं है, लेकिन क्या है ये है टिश्यू। एनी इशू? इट इज़ टिश्यू। डू यू हैव एनी इशू? नो सर, यू डोंट हैव एनी इशू। ओके, थैंक यू। अरे रे, पेज चाहिए मुझको, इससे कौन नहीं। चलो आप मान सकते हो कि ये कौन बन गया, ये कौन बन गया ना, कौन बन गया मतलब समझ रहे हो ना। ये कौन नहीं, ये कौन बन गया, ये नहीं पूछ रहा मैं ये बता रहा हूँ कि ये कौन बन गया, ये कौन बन गया। तो अब ये जब कौन बन ही गया है, तो इसका जो एंगल होगा, ये बीच में यहाँ पर अंदर की साइड जो एंगल होगा वो ऐसे एंगल होगा, चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से ये ऐसा एंगल बनेगा। अंदर यदि मैं इसके देखूँ, यहाँ से दूर से देखता हूँ तो मुझे एक एंगल नज़र आ रहा है, ये कौन बन गया। कौन के अंदर जो एंगल बन रहा है ये सॉलिड एंगल बन रहा है, ये चारों तरफ से ऐसा एंगल बन रहा है। तो जो ये एरिया है, जिसको ये कवर करेगा, ये चारों तरफ से एरिया को कवर करेगा, इसको मैं 3D में कैसे बनाऊँ बच्चों। 3D में तो नहीं बना सकता मैं इसको, पर आपको ये बात मैं समझा सकता हूँ। ये जो एरिया है, ये जो बाहर एरिया है जिसको ये एंगल कवर कर रहा है, मतलब एंगल अंदर की साइड बन रहा है चारों तरफ, और ये जो एरिया और ये जो रेडियस है उसका स्क्वायर, तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये स्टेरेडियन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं इसको कोन के थ्रू बनाना चाहूँ तो ऐसा बना सकता हूँ, एरिया ये वाला हो जाएगा, और रेडियस ये वाली, और एंगल ये वाला। एंगल ये 2D एंगल नहीं है, ये 3D एंगल है, 3D एंगल है। तो 3D एंगल ये समझ आ गया आपको? क्या ये बात क्लियर हो चुकी है आपको? हो गई होगी आई होप। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी समझ आ गई। और ये आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल, और आर्क को बोलते हैं चाप तिलक सब छीन रे मोसे नहना मिलाए के, समझ आया? चाप बोलते हैं, चाप। नाउ विल मूव टू डायमेंशंस। अब अपने को डायमेंशंस पे मूव कर जाना चाहिए, लेकिन अभी मूव नहीं करेंगे। अभी थोड़ी मास
लेंथ एंड टाइम की बात करते हैं बच्चों आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखो लेंथ को मेज़र करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में आप स्केल का यूज़ करते हो ना, किसी भी चीज़ को। आपने किसका यूज़ किया अभी तक? स्केल का यूज़ किया है। तो स्केल का यूज़ किया है आपने किसी लेंथ को, आसपास की जो भी पेज पे आपको कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो आपने स्केल यूज़ किया है, ठीक है। तो आप नॉर्मल लेंथ है वो स्केल के थ्रू, जो कि सेंटीमीटर में जिसमें चीज़ें दी हुई होती हैं। और 1 सेंटीमीटर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 10 पार्ट में। 10 पार्ट में यदि वो डिवाइड है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप उस स्केल से 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मेजरमेंट कितना कर सकते हो? एक लाइन के, इतना एक लाइन के बराबर, और एक लाइन कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर से मेजर कर। तो जनरली लेंथ के मेजरमेंट के लिए मीटर स्केल्स यूज़ करी जा सकती हैं, मीटर स्केल्स यूज़ करी जा सकती हैं। फिर उससे भी छोटा मेजरमेंट करना हो तो अभी अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में वर्नियर कैलीपर का यूज़ किया जा सकता है। और भी छोटी, उससे भी छोटी यूनिट्स लेंथ मेजर करनी हो तो माइक्रोमीटर का यूज़ करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे मेज़र, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो मेजरमेंट कैसे करोगे? तो मेजरमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे? एक तो अपन पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर, दूसरा माइक्रोमीटर, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप बात समझ जाते हो, मुझे पता है, समझदार बहुत हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल मेजरमेंट के लिए, और ये छोटी मेजरमेंट के लिए। और छोटी मेजरमेंट करनी हो, इससे भी छोटी मेजरमेंट करनी हो, तब आप यूज़ करते हो लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में आप विजिबल लाइट यूज़ करते हो, विजिबल लाइट, और जिसके थ्रू लेंथ मेजर करते हो। जैसे यहाँ पे मिनिमम कितना मेजर कर सकते थे स्केल से? 0.1 mm, जो आपका स्केल है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिया, ठीक है। बात आपकी बिल्कुल मैं मान चुका हूँ और आपकी बात मैं सही मान रहा हूँ। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी मिनिमम उतनी डिस्टेंस मेजर कर सकती है जितनी उस लाइट की वेवलेंथ है। मिनिमम उतनी डिस्टेंस मेजर कर सकती है जितनी लाइट की वेवलेंथ है। तो जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। तो इतनी लेंथ आप मेज़र कर सकते हो। डिपेंड करेगा कौन सी लाइट यूज़ कर रहे हो। यदि उस लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन है तो 4000 एंगस्ट्रॉन मेज़र कर ले। और 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एंगस्ट्रॉन होता है। तो एंगस्ट्रॉन से आप यूज़ कर, डिपेंड करता है किस टाइप की लाइट यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम उसकी लेंथ इतनी मेज़र कर सकते हो। यदि 4000 वाली लाइट यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम लेंथ मेज़र करी जा सकती है उससे 4000 एंगस्ट्रॉन। बात समझ आ गई? समझ आ गई सर। इससे भी छोटी मेज़रमेंट लेनी है लेंथ की, उससे भी छोटी, तो यूज़ करी जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, EM। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ इसलिए करी जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। यदि वो एज ए वेव बिहेव कर सकता है तो वेव की उसकी भी कुछ वेवलेंथ होगी। तो उसकी जो वेवलेंथ होती है इससे काफ़ी कम होती है, इससे काफ़ी कम होगी। यदि विजुअल लाइट से उसकी वेवलेंथ कम होगी तो क्या होगा? वेवलेंथ कम है तो उससे जो डिस्टेंस या लेंथ मेज़र करी जा सकती है तो इससे भी कम रेंज की करी जा सकती है। मैं यदि इससे भी छोटी लेंथ मेज़र करना चाहूँ, इससे भी छोटी, किससे? विजुअल लाइट से छोटी, तो मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करना पड़ेगा। और आजकल एक नई टेक्निक डेवलप हुई जिसका नाम है टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी छोटी लेंथ मेज़र करी जा सकती है। ये बात आपको समझ आ गई? ये बात आपको समझ आ तो जानी चाहिए बच्चों, आ तो जानी चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस। नाउ आई विल टॉक अबाउट माई इंग्लिश। यू आर कन्फ्यूज that sir you are talking in English also, what about your English? So बच्चों I can say that my English is on ventilator, it can die any time। मेरी इंग्लिश जो है वेंटिलेटर पर रखी हुई है, वो किसी भी टाइम ऊपर पहुंच सकती है। तो बच्चों इस पर ध्यान नहीं देना है आपको देना है सिर्फ पढ़ने पे ध्यान। तो बच्चों बात करते हैं अभी बड़ी बड़ी लेंथ, लार्ज लेंथ मेजर करने की। अभी तो मैंने छोटी छोटी लेंथ मेजर करने की बात बताई, लार्ज लेंथ आपको मेजर करनी है। जैसे
अर्थ से सन की डिस्टेंस बताओ, अर्थ से सन की डिस्टेंस बताओ। मैं इतनी लंबी लेंथ मेज़र करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ ये मेज़र करना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं अपन वो होता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स क्या होता है, ये मैंने मार्कर लिया और मैं पीछे दीवार भी देख रहा हूँ और मार्कर को भी देख रहा हूँ, पीछे दीवार भी देख रहा हूँ और मार्कर को भी देख रहा हूँ, पीछे दीवार भी देख रहा हूँ, मार्कर भी देख रहा हूँ। तो मैंने एक आंख बंद करी, पीछे दीवार भी देख ली, अच्छा ये मार्कर और दीवार इस जगह पर है। मैंने फिर ये वाली आंख बंद करी और इस वाली आंख से देखना स्टार्ट किया। मुझे क्या पता चला कि मार्कर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? मार्कर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। दीवार के रेफरेंस में जब उल्टी आंख से देख रहा हूँ तो ये कुछ और जगह दिख रहा है, सीधी आंख से कहीं और दिख रहा है। मतलब इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। जब आप अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखते हो, फिर दूसरी आंख बंद करके पहली आंख से देखते हो, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप देख रहे हो वो अपनी दीवार जिसके भी रेफरेंस में देख रहे हो उसके कंपेरिजन में डिस्टेंस चेंज कर लेता है। ठीक है, उसका इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। और इसी मेथड का यूज़ करके आप प्लैनेट्स तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे इस केस में मैं जो रेफरेंस सेट कर रहा हूँ, जो डिफरेंट रेफरेंस ले रहा हूँ, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखो पैरेलैक्स में ये शिफ्ट हो रहा है, आप ये करके देखना। पैरेलैक्स में आप यदि इसको दीवार से कंपेयर करोगे तो आप पता लगेगा आपको कि ये शिफ्ट हो रहा है मार्कर। लेकिन ये शिफ्ट कब हो रहा है, जब मैंने इस आँख को छोड़ा और इस आँख से देखना स्टार्ट किया, या फिर इस आँख को बंद किया, इस आँख से देखना स्टार्ट किया। तो मतलब मेरे रेफरेंस पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जितनी मेरी आँखों के बीच की डिस्टेंस है वही मेरी इस रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो मैं एक अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ, पहला मेजरमेंट ले रहा हूँ इस पॉइंट से, फिर दूसरा मेजरमेंट ले रहा हूँ इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से पहला मेजरमेंट, पॉइंट नंबर 2 से दूसरा मेजरमेंट, ऐसे दूसरे 2 मेजरमेंट लिए। मैंने अभी जो मेजरमेंट लिया उस केस में रेफरेंस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उस केस में रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, जी रेफरेंस पॉइंट है मेरे, और इनके बीच की डिस्टेंस वही है जो इन आँखों के बीच की डिस्टेंस है। ये दूरियाँ, हाँ ये जो दूरियाँ हैं वही मेरे रेफरेंस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। और मैं यदि जो अपना प्लैनेट है जिसकी डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूँ, उसकी मैं 2 डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से वो डिस्टेंस मेजर करूँगा। और मैंने पता किया एक केस में डिस्टेंस आई ये, चलो ये टेढ़ी बन जाने दो, लेकिन ये डिस्टेंस आई। दूसरे यहाँ से मेजर किया तो ये वाली डिस्टेंस आई। ठीक है, ये डिस्टेंस आ रही है। और मुझे मज़े की बात देखो, मुझे ये ही डिस्टेंस मेजर करनी है। मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कैपिटल D है, प्लैनेट के बीच की ये डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ठीक है। और ये एंगल मैं पता कर सकता हूँ, मुझे रेफरेंस पॉइंट पता है, तो रेफरेंस पॉइंट सेम ऊपर जाके सेम चीज़ को देख रहे हैं, तो मैं पता करूँगा अच्छा यहाँ से देखने पे ये इधर जा रही है रे, और इधर आया तो ये इधर जा रही है रे, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना सबस्टेंड हो रहा है, ये एंगल मुझे पता है। और मुझे ये रेफरेंस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी पता है, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने यहाँ से मेजरमेंट लिया, दूसरा मेजरमेंट वहाँ से लिया, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो गई, ये वाली। एक बार यहाँ से ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ, दूसरा मेजरमेंट यहाँ से, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस जो है कैपिटल D इज़ ग्रेटर देन D, D, ये ग्रेटर देन D है, बहुत ज़्यादा बड़ी है इससे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको तो मान लेता हूँ एक सर्किल की तरह, और ये जो कैपिटल D है इसको मानता हूँ रेडियस ऑफ सर्किल, एंड ये हो जाएगी स्मॉल d इज आर्क ऑफ दैट सर्किल, उस सर्किल की आर्क हो जाएगी। और ये थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू, अभी बताया था मैंने, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मुझे थीटा की वैल्यू पता थी,
थीटा की वैल्यू पता थी, कैपिटल डी मुझे निकालना था, प्लानेट की डिस्टेंस कितनी है बात मान ली आपकी, ये भी मुझे निकालना था, और मुझे स्मॉल डी पता था, स्मॉल डी पता था रेफरेंस पॉइंट, तो कैपिटल डी क्या मैं निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ? बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों, मन के सच्चो, मन के सच्चो, बोलो बच्चों। यहाँ पर जो थीटा पुट करोगे वो पुट करोगे रेडियन में, इसमें रेडियन में, नॉट इन द डिग्री, नॉट इन द डिग्री, यू विल पुट द थीटा इन रेडियन, रेडियन में ही पुट करना है इस फॉर्मूले में थीटा। और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन बता देता हूँ, 360 डिग्री इक्वस टू 360 डिग्री इक्वस टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वस टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं 2 पाई अपॉन 360। तो आपको दे रखा हो कि ये एंगल जो बन रहा है 5 डिग्री बन रहा है, तो 5 डिग्री के लिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यदि 10 डिग्री बन रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो रेडियन में वैल्यू आ जाएगी और आपको वैल्यू रेडियन में पुट करनी। तो यहाँ से आपके प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपने इसको सर्किल अज्यूम कैसे कर लिया, सर्किल अज्यूम कैसे कर लिया, मैं बताता हूँ कैसे अज्यूम कर लिया, बिल्कुल बताऊँगा मैं आपको मैं बिल्कुल बताऊँगा इस बात को, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे इसको बताने से आपको। मैंने एक छोटा सर्किल बनाया, इत्तू सा छोटू सा प्यारा सा, ये मैंने इसकी, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसका सेंटर है, और ये इसकी आर्क हो गई, ये इसकी आर्क हो गई, ये इसकी आर्क हो गई, हो गई ना, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अब मैंने ये बड़ा वाला सर्किल बनाया, ये बड़ा वाला सर्किल बना लिया, ये बड़ा वाला सर्किल बना लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ओ लिया, ये और ये है अपनी आर रेडियस मान लो, ये थीटा है। तो इस पूरे सर्किल, इतने बड़े सर्किल के पेरीफेरी के कंपेयर में क्या इस वाली लेंथ को मैं एक तरह से स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकता हूँ? एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन अज्यूम हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं? ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये दो लाइन थी, ये दो लाइन थी जो रेडियस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यदि मैं सर्किल को बड़ा करता जा रहा हूं तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, एक तरह से इस जो आर्क है उसको एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये बात आपको समझ आई? अब बात करते हैं अभी कि अपन ने उसको सर्किल कैसे कंसीडर कर लिया। देखो उसमें क्या हो रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन थी और ये डिस्टेंस थी 2, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसकी डिस्टेंस d इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल D। और क्योंकि कैपिटल D का मेजरमेंट कर रहे हैं इतनी डिस्टेंस से, स्मॉल d से मेजर, तो इतना जो ये डिस्टेंस होगी कैपिटल D, जो ये वाली होगी D1 और ये D2 मान लेता हूँ, तो और ये D2 है, तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये वाली डिस्टेंस इक्वल ही होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर है तो ये लगभग इक्वल ही आएगी। इनके बीच में जो लाइन के बीच की डिस्टेंस में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत कम आएगा, मतलब D1 इक्वस टू D2 इक्वस टू D, वही मैंने अभी माना था। और ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन थी। यदि सर्किल बड़ा होता है तो उसके छोटे से पार्ट को स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं ना अभी, तो इस वाले को मैं सर्किल का पार्ट मान सकता हूँ ना, इसको मैं सर्किल का पार्ट मान सकता हूँ ना, क्योंकि एक बड़ा सर्किल बनेगा, बड़ा, यहाँ से और प्लैनेट तक देख रहा हूँ, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर, तो इसको मैं आर्क मान सकता हूँ ना, इसको इस स्ट्रेट लाइन को आर्क मान सकता हूँ। वही मैंने किया था, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या, चाप बोले तो चाप तिलक सब छीना रे मुँह से नैना मिलाएगी। तो ये बात समझ आ गई। लेंथ का मेजरमेंट देख लिया 3 तरह से। छोटी डिस्टेंस मेजर करनी हो कैसे कैसे जाओगे, नॉर्मल डिस्टेंस मीटर स्केल, छोटी स्केल वर्नियर कैलीपर, माइक्रोमीटर, उसके बाद में विजुअल लाइट, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उससे भी कम टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ये नीचे की साइड जा रहे हैं। ऊपर की साइड जाना हो, प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करनी हो, ये फॉर्मूला पैरेलैक्स मेथड। थैंक यू सो मच। आगे यहाँ तक समझ, लेंथ मेजर हो गई। अब जो दूसरी लेंथ, मास, टाइम, ये 3 जो चीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल मैंने बताई थी। मास,
मास। जनरली मास कैसे मेज़र करते हो आप? जनरली मास आप करते हो मेज़र कंपेयर करके। कैसे करके? कंपेयर करके। आप कंपैरिजन करते हो और कंपेयर करके। जैसे कि आप चीनी लेने गए 1 kg, तो 1 kg कैसे मेज़र करोगे आप? 1 kg मेज़र करने के लिए आपके पास एक वेट है, आपके पास नहीं, वो दुकान पे रखा हुआ है जिस पे 1 kg लिखा हुआ है। नहीं सर, हम तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज़ करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन यूज़ करते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप पहले वेट कैसे मेज़र करते थे उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 kg वेट आपको मेज़र करना है, तो आपने वहाँ पे फिक्स वेट रखा हुआ है, उससे कंपेरिजन करना, यदि उसके इक्वल हो गया मतलब वो 1 kg हो गया। ऐसे मेज़रमेंट इनका किया जा सकता है। तो वेट का मेज़रमेंट जनरली ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, वेट मेज़रमेंट की टेक्निक समझ आ गई। और वेट मेज़रमेंट के लिए मैंने आपको बताया था एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नहीं बताया? तो अब बता देता हूँ। वेट एंड मेजरमेंट वाली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर, जिसमें ये सारी चीज़ डिसाइड हुई थी कि आज से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये वाली यूनिट है और इनको ये आपको कंपैरिजन के लिए काम में लेना है। जैसे लेंथ एक फिक्स डिस्टेंस हो गई कि 1 मीटर फिक्स डिस्टेंस है, जो कि पेरिस में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे लैब में रखी हुई है, और अलग अलग देशों को भी ये लेंथ का मेजरमेंट दे दिया गया था, जो कि अपने यहाँ इंडिया में दिल्ली में वो डिस्टेंस मेज़र करके रखी हुई है। उसके रेफरेंस से पूरे इंडिया में रेफरेंस लेके और लेंथ मेजरमेंट हो रही है। और वो लेंथ जो है वो पहले से प्री डिसाइड है कि इतनी डिस्टेंस को आपको 1 मीटर कंसीडर करना है, और इसके कंपैरिजन में फिर आप अलग अलग लेंथ निकाल सकते हो। ऐसे ही एक मास, वहाँ से एक वेट मिला था, वो वेट मिला था, उसका वेट मान लो नहीं, वो वेट मिला था जो कि 1 kg का था, और इससे कंपैरिजन कर करके फिर बाकी वेट निकाल सकते हैं। 2 kg निकालना है तो उसका 2 टाइम्स 3 kg 4 टाइम्स 4, ये सारी चीज़ें बात समझ आ गई। ये नेशनल लेबोरेटरी में रखी हुई हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है वहाँ पर। तो आप वहाँ पे जाके देखना चाहो तो बिल्कुल नहीं देख सकते हो आप इसीलिए नहीं आप जा पाओगे वहाँ पे, ऐसे परमिशन मिलती है तो ही आप जा सकते हो। वो कुछ टाइम के लिए, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी जो लेबोरेटरी है कुछ मतलब जनरल पब्लिक के लिए ओपन करी थी, बट ऐसे नहीं आप डायरेक्ट चले जाओगे, आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू वहाँ पे एंटर हो सकते हो और आप देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। यदि मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कब पब्लिक के लिए ओपन है, तो आप अपनी जगह जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पे बता सकते हो कि अभी NPL खुली हुई है तो हमें वो देखने जानी है। वेट का मेजरमेंट सिंपल है, वेट का मेजरमेंट सिंपल है। ऐसे ही टाइम, वेट मास तो आपने निकाल लिया, कंपेयर करके निकालते हैं। फिर टाइम का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है? सीजियम क्लॉक के थ्रू। सीजियम क्लॉक के अंदर जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेशन करते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन डिसाइड किया गया कि जब इतने वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे सीजियम के अंदर एटम्स के, तब उसको मैं मान लूँगा 1 सेकेंड। उसको 1 सेकेंड मान लेते हैं, और वही 1 सेकेंड का रेफरेंस होता है, जो कि क्लॉक, जो सीजियम क्लॉक है वो अवेलेबल है इन दिल्ली, और वहाँ पे 3 घड़ी रखी हुई हैं। कितनी? 3, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एक में तो बाकी 2 अच्छी तरह काम करती है। वहाँ पे 3 घड़ी रखी। तो ये सीजियम के एटम्स के थ्रू उसका यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो एक्यूरेसी है 10⁻13 टाइम में सिर्फ एक बार एरर आ सकती है। 10⁻13 टाइम्स में सिर्फ एक एरर आ सकती है, मतलब 1 साल में सिर्फ 3 माइक्रोसेकंड की एरर इसमें आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो टाइम इतना एक्यूरेट था, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी से टाइम मेजरमेंट हुआ है, तो इसीलिए जो लेंथ जो भी है अपनी, लेंथ का भी जो रेफरेंस सेट किया गया है वो टाइम के रेफरेंस में। जैसे कैसे किया गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर बोलेंगे लेंथ के। कैसे कि मैं एक वैक्यूम ट्यूब है, ये वैक्यूम बंद कर दूँ मैं इसके अंदर, चलो वे बंद है, मैंने लाइट यहाँ से भेजी और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो लाइट वो पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कुछ 298 ऐसा कुछ, मतलब टाइम आप देख लेना, आपकी NCERT में बॉक्स बना रखा है उसमें दे रखा है कि इतने टाइम में ये लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसको 1 मीटर बोला जाता है। तो इसका रेफरेंस कहाँ से सेट किया है?
टाइम से रेफरेंस क्यों लिया? क्योंकि टाइम में जो एरर है बहुत ही ज़्यादा कम है। एक साल में 3 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा एरर नहीं आ सकती। इतनी एक्यूरेसी की वजह से जो लेंथ को भी मेज़र किया है वो टाइम के रेफरेंस में, कि इतने टाइम में जो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है उसको 1 मीटर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ गए? बात समझ गए तो समझनी चाहिए। यूनिट्स की बात कर रही है अभी तक सिर्फ यूनिट्स की बात करी है कि यूनिट क्या होती हैं और यूनिट किस टाइप की हो सकती हैं। यूनिट 3 टाइप्स की हो सकती हैं। कौन कौन से टाइप हैं? जिसके टाइप हैं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, भोले भोले बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, जिसके टाइप हैं फंडामेंटल, डेराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। ये 3 टाइप की यूनिट है। फिर इसके बाद में मैंने बात करी थी कि जो मास है, लेंथ है, टाइम है, लेंथ, मास, टाइम, इनको मेज़र करने के लिए मेनली क्या क्या चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, कैसे मेज़र करते हैं, और इनके मेजरिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो रेफरेंस के तौर पे चीज़ें यूज़ करी जाती हैं वो रखी हुई है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, बात समझ गए आप? बात समझ गए। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट पढ़ लिया, अपन डायमेंशन की बात करते हैं। मेरा केप कहाँ गया? मेरा केप नहीं, इसका केप कहाँ गया? इसका केप कहाँ गया? पता नहीं केप कहाँ गया। छोड़ो उसको, जाने दो। जो जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स is used to represent the fundamental unit in such a way that different system of unit will not affect the intention to show that what type of unit it is। कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें? कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या क्या बोल दिया? और आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो सिर्फ मैं आपको अपनी नॉलेज का वार करने के लिए बोल रहा था। अब समझाना तो अब है मुझे, तो मैं बता देता हूँ क्या होती है डायमेंशन। क्या होती है? जैसे 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर को ऐसे यूनिट ऐसे, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये थी। ठीक है। यदि ऐसा यूनिट होगी तो मीटर, और यदि CGS हो गई तो सेंटीमीटर। ये चला जाएगा अपना ग्राम, ये सेकंड ही है। तो डिफरेंट जो सिस्टम थे उसके अंदर ये सिंबल्स चेंज होते रहेंगे। ये सिंबल्स जो हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सिंबल्स चेंज होते रहेंगे। मैं एक ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सिर्फ ये बताए मुझे कि ये लेंथ है। बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है वो मीटर में, सेंटीमीटर में और किस में है, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि लेंथ किस में दे रखी है, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, वॉट एवर यूनिट इट इज़, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ये किसकी यूनिट दे रखी है। तो ये लेंथ की यूनिट दे रखी है, बस मुझे इतना पता चलना चाहिए कि लेंथ की यूनिट दे रखी है। इसीलिए डायमेंशन आई पिक्चर में, डायमेंशन आई। डायमेंशन क्या बताएंगी? सिर्फ ये बताएंगी कि वो यूनिट किसकी है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो फंडामेंटल यूनिट होती है उनकी डायमेंशंस जो होती हैं वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि वो पर्टिकुलर किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जैसे लेंथ है तो लेंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे ब्रैकेट में L से। मास है, मास को रिप्रेजेंट करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M से। टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट करोगे, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेना, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लेना। ये जो टेम्परेचर है ना बच्चों, ये जो टेम्परेचर है इसको मैंने T से लिख दिया यहाँ पे,
तो ये है केल्विन में के। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन इसकी है, करंट की डायमेंशन एम्पियर। और कभी कभी टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी डी इसकी यूनिट है, पर डायमेंशन क्या होती है, सिर्फ सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं मोल, और इसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों ही सेम है। तो ये बात पहले डाइजेस्ट करो, पहले इस चीज़ को पचाओ, खाया पिया फिर पचाना भी तो पड़ेगा, तो इसको पचा लो, पहले एक बार इसको पचा लो। वापस बताता हूँ मैं आपको, यूनिट आपने समझ ली, फंडामेंटल यूनिट समझ ली। फंडामेंटल यूनिट की डायमेंशन लिखने की क्या ज़रूरत होती है, डायमेंशन लिखने की ज़रूरत ये होती है ताकि मुझे ये नहीं बताना पड़े कि जो भी मेजरमेंट है वो किस यूनिट में, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो किसकी यूनिट है। यदि लेंथ की यूनिट है तो एल लिख दूंगा। अब मैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, यदि वो लेंथ की यूनिट है ब्रैकेट में एल लिख दिया मतलब वो इसकी डायमेंशन हो गई। फिर यदि ब्रैकेट में एम लिख दिया मतलब वो मास की डायमेंशन हो गई। यदि ब्रैकेट में टी लिख दिया कैपिटल टी तो वो टाइम की डायमेंशन हो गई। यदि के या थीटा लिख दिया तो टेम्परेचर की डायमेंशन हो गई। ए लिख दिया तो वो करंट की डायमेंशन हो गई, और सी लिख दिया तो इंटेंसिटी की डायमेंशन हो गई, लाइट इंटेंसिटी। ये याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं बेसिकली। ये इंटेंसिटी जो CD में लिखी है ये होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो डायमेंशन हो गई MOL ये हो गई। क्या आपको फंडामेंटल डायमेंशन समझ आ गई? क्या आपको ये चीज़ें समझ आ गई? क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पूछने में कोई बुराई नहीं है। डायमेंशंस के बाद जो नेक्स्ट बात अपन करने वाले हैं, डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालने वाले हैं। फर्स्ट निकालते हैं लेंथ की डायमेंशन। तो कोई आपसे पूछ ले, आप नींद में सो रहे हो 2 बजे, किसी ने आपको जगाया, हेलो अमित, अब बेटा आप नीट की तैयारी करती हो, आप किससे पढ़ रहे हो? सर मैं तो आकाश सर से पढ़ रहा हूँ। बेटा आप ये बताओ मुझे लेंथ की डायमेंशन क्या है? आपको नींद में ब्रैकेट L ये बोल के वापस सो जाना, क्योंकि सुबह जाके क्लास लेनी है, डायमेंशन बतानी है, सो जाना है वापस। दूसरे दिन कोई पूछ ले आपसे, ये ब्रैकेट लगाया, ये L लिख दिया, ये बता दिया आपने। दूसरे दिन कोई पूछ ले, बेटा सुमित मास की डायमेंशन क्या है? आपने कहा ये, बताया और सो गए। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ, मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, अभी तक तो हो ही रही है, कोई बात नहीं, अभी तक तो हो रही है, क्योंकि उसमें स्पेस की बच्चों भारी कमी है। तो हो सकता है कि वो कभी भी बंद हो जाए और मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते पढ़ाता रह जाऊं और वो कैमरा बंद हो जाए, इसीलिए मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है। लेंथ मास के बाद में कोई आपसे पूछ ले, अब मैं नहीं बताऊँ, ये बेसिक मैंने बता दिया आपको, बेसिक डायमेंशन अभी बता चुका हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशन। अब मैं बात करता हूँ, अब आपसे किसी ने पूछ लिया रात के 2 बजे, अब आपसे किसने पूछा? अब आपसे उसने पूछा। अब आपसे कोई अंकल, कोई पापा, कोई मम्मी, कोई नहीं पूछ रहा, अब आपसे उसने पूछा, रात को फ़ोन लगाया, बोला सुमित, आपने बोला यस, सुमित स्पीकिंग, देन शी इज आस्किंग अबाउट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आपने कहा, आपने मनी मन में कहा, ये तो बताया नहीं उसको। वेलोसिटी में लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ मतलब लेंथ की जगह क्या चीज़ है ये? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो लेंथ वाली होगी ना। आपने मन में ये सब किया और आपने मन ही मन ये कर दिया, मन ही मन ये कर दिया,
मनी मन ये कर दोगे क्या आप? ये मत करना, मनी मन ये मत करना, ये सिर्फ सोचना, ये सिर्फ सोचना कि ऊपर लेंथ है तो उसकी जो डायमेंशन होती है ये होती है, टाइम की ये होती है, फिर आप क्या करना, ब्रैकेट अब लगाना, लेंथ टी इनवर्स, और आप उसको क्या जवाब दोगे? वेलोसिटी की डायमेंशन उसने पूछी, आप नींद में सो रहे थे, जगे, आपने कहा यस वेलोसिटी की डायमेंशन मैं बताऊंगा, वो होती है लेंथ टाइम इनवर्स। ब्रैकेट मैं बंद कर दूंगा मैं इन दोनों को, और आपने इसको बता दिया। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपको तुरंत फ़ोन बंद करके, फ़ोन कट करके सो जाना है, क्योंकि सुबह वापस क्लास में आना है। पर आप इस बार मेरी बात नहीं माने, मम्मी के केस में, पापा के केस में, अंकल के केस में आपने मेरी बात मान ली कि आपने डायमेंशन बताई और आप सो गए, लेकिन जब उसने फ़ोन किया, किसने? जब उसने फ़ोन किया आपने उसको डायमेंशन तो बता दी, लेकिन फिर आपने सुबह कर दी बात करते करते, फ़ोन 2 बजे आया और सुबह तक आप, फिर गड़बड़ हो जाएगी। यदि आपने ऐसा किया बच्चों तो आप सिर्फ डायमेंशन बता पाओगे, आगे के चैप्टर से कुछ भी पूछ लिया आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि अब आपने पढ़ने से ध्यान हटा लिया, बातों पे ध्यान लगा लिया, अब आप नहीं पढ़ रहे हो बच्चों। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना, यदि उसने डायमेंशन पूछी है तो डायमेंशन ही बतानी है, उससे आगे नो बात। यदि आपने ऐसा किया तो डायमेंशन तो पढ़ लोगे, डायमेंशन समझ लोगे, इसके बाद में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पढ़ोगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे बच्चों, तब जाके 11th के फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर पाओगे। और आप तो डायमेंशन पे अटक गए, ऐसा मत करना, वो भी फ़ोन करे तो बताना है, डायमेंशन बतानी है और सो जाना है, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो सकता है, मास की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ये एग्जैक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मास में कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसमें मास कहीं पे आ ही नहीं रहा है, तो मास में इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? 0। लेंथ में डायमेंशन 1 है, 1 लिखने का कोई मतलब होता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब डायमेंशन 1 है उस लेंथ में। टाइम में -1 है, तो ये बात आपको समझ आ गई। फोर्थ देखते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डिमेंशंस क्या होगी? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, ये मतलब टाइम, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हो जाएगा L अपॉन टी स्क्वेयर। L अपॉन टी स्क्वेयर को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट क्लोज, M में डायमेंशन 0, L में 1, T में -2, M0 L1 T -2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन, M0 L1 T -2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, इसको यदि आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पता है तो इसको और डायरेक्ट भी कर सकते हो। नीचे क्या आएगा? सिर्फ T, क्योंकि टाइम की डायमेंशन। ऊपर क्या आना चाहिए? वेलोसिटी की डायमेंशन, जो कि अभी पता है आपको, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो LT -2, और इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। M0 L1 T -2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन समझ आ गई आपको बच्चों? प्यारे बच्चों, आपको एक्सेलरेशन तक समझ आ गई कहानी। अब इस पूरे को हटाता हूँ, ऊपर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो अब डायमेंशन देखते हैं नेक्स्ट, फोर्स की। फॉर्मूला बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक नीचे पहले से टाइम था, तो इसकी डायमेंशन, मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए T का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी डायमेंशन बच्चों। डायमेंशन लिखने के लिए हमेशा ब्रैकेट लगाना है, MLT -2, MLT -2 डायमेंशन ऑफ फोर्स। और कुछ डायमेंशन मैं आपको बताऊंगा कि आप याद कर लो, उनको याद कर लो।
और जिसमें से एक डायमेंशन फोर्स की है mlt-2 ब्रैकेट के अंदर। फोर्स के बाद में बात करते हैं वर्क। वर्क की कार्य क्या होता है? कार्य होता है एफ एस कॉस थीटा भी आता है, यदि ये हटा दो एफ एस कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा को मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि देयर इज नो डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डायमेंशन कैसे हो सकती है? क्योंकि कॉस थीटा जैसा था, तो कॉस थीटा की तो कोई वैल्यू आएगी ना, कॉस थीटा की कोई वैल्यू आएगी, जैसे कि कॉस थीटा की वैल्यू 1.5, ये सारी वैल्यू 135, ये सारी वैल्यू आ सकती है ना। तो मतलब इसकी कोई वैल्यू आएगी, और जिसकी वैल्यू आएगी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो वैल्यू की जैसे 2 है, 2 की क्या डायमेंशन होगी? नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ आपको, आप नोट डाल के लिख लो उसको। एंगल एंड सॉलिड एंगल both have units but not dimension। एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट तो होती है, एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, लेकिन इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। क्या ऐसी क्वांटिटी पॉसिबल है जिसकी यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन नहीं हो? यस, इट इज पॉसिबल। एंगल एंड सॉलिड एंगल बोथ हैव द यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट। वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की डायमेंशन मैं निकाल चुका हूँ, mlt-2, और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे सेकेंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो ml2t-2, ये वर्क, ये आपका ml2t-2 क्या है? वर्क की डायमेंशन। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी में आप एनर्जी की डायमेंशन, तो आपको एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला याद है, कोई भी फॉर्मूला याद है उससे डायमेंशन निकाल सकते हैं। एनर्जी का जो भी फॉर्मूला आपको याद है उससे डायमेंशन निकाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, वर्क और एनर्जी दोनों एक बात है। डायमेंशन जब निकालनी होगी तब, जब डायमेंशन निकालनी है तो वर्क और एनर्जी एक ही बात है। वर्क और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये अपन जब इंजन की बात करेंगे तब बात मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कि इंजन में वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है। मैं आपको बता दूंगा कि एनर्जी कैसे वर्क में कन्वर्ट होती है। मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उनकी डायमेंशन सेम ही होगी। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एनर्जी की डायमेंशन बताता हूँ। आप कोई भी फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो वो मुझे बता दो। एनर्जी में आपको एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आ रहा हो, शायद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद आ रहा हो, कोई सा भी फॉर्मूला याद आ रहा है, उससे अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इनमें से कोई फॉर्मूला आपको याद आ गया। तो यहाँ पे एम क्या है? मास। तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाल चुके हैं, LT-2। एच क्या है यहाँ पर? एच है यहाँ पे हाइट, और हाइट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ मतलब डायमेंशन एल। ओके, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml2t-2। अभी मैंने आपको बताया वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम ही आनी चाहिए, और आ भी गई, और आनी भी चाहिए थी। नहीं आती तब ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता आपको पता चल गया? क्योंकि वर्क और एनर्जी जब डायमेंशन निकालेंगे तब एक ही बात है। एक ही बात कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। एक ही बात कैसे है? क्योंकि वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब अपन पढ़ेंगे इंजन, कार्नोट इंजन, तब आप इसकी बात कर लेंगे। नेक्स्ट है मोमेंटम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि यदि आपको यहाँ पे कई फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे, समझ तो कैसे ही आएंगे, खैर यदि आपको कुछ फॉर्मूले नहीं पता है
कुछ फॉर्मूले तो 9-10 में आप पढ़ के आए तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले नहीं पता है तो डोंट वरी, अपन 11th में जब चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे ये फॉर्मूले आते जाएंगे, वहाँ से फॉर्मूले याद करते जाओगे, फॉर्मूले याद करते जाओगे, डायमेंशन निकालते जाओगे, फॉर्मूले याद करते जाओगे, डायमेंशन निकालते जाओगे। मोमेंटम होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की Lt-1, इसकी डायमेंशन mLt-1, mLt-1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावर। पावर होता है, पावर क्या होती है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन और एनर्जी, वर्क डन एंड एनर्जी दोनों की डायमेंशन मैंने आपको रटा दी, mL2T-2 और इसकी डायमेंशन T, तो ये हो जाएगी mL2T-3। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? पावर की डायमेंशन mL2T-2, mL2T-2 पावर की डायमेंशन है और मोमेंटम की डायमेंशन आपको याद नहीं करनी, mLt-1 है, लेकिन वो वर्क की और फोर्स की डायमेंशन याद कर लेना। फोर्स की डायमेंशन m1L1T-2, m1L1T-2, फोर्स की m1L1T-2, और वर्क में सिर्फ एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो बस, फोर्स को एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m1L2T-2, फोर्स की डायमेंशन m1L1T-2, m1L1T-2 फोर्स की डायमेंशन है, तो वर्क की डायमेंशन m1L2T-2, सिर्फ L से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स को, ये वर्क की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। पावर की बात हो गई, ये सारी बातें हो गई, प्यारी बातें हो गई, ये जो भी बातें हुई हैं काफ़ी प्यारी हो गई हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की डायमेंशन m1L1T-2 अभी बताई थी, और वर्क की m1L2T-2 और एनर्जी की m1L2T-2, वर्क और एनर्जी की तो सेम ही है, और टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगी m1L1T-1, m1L1T-1 इम्पल्स एंगुलर। पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये होती है रिवर्स ऑफ टाइम, टाइम का रिवर्स होती है। यदि टाइम का रिवर्स होगी तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m0L0T-1, 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 m0L0T-1। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है 2πf, 2π कांस्टेंट है, देयर इज नो डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन f की डायमेंशन ये रही, f की डायमेंशन ही निकाल ली, तो इसकी भी डायमेंशन वही हो जाएगी जो इसकी डायमेंशन है, दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है बच्चों, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, जहाँ पे v है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर विच वी आर गोइंग टू find out the dimension. Now what is r? R is a radius, 4 dimension, r means distance, means length, we'll consider it as a length, okay. So omega equals to v upon r, और v की डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, वो L3-1 and r is length L। इससे ये गया, इससे ये चला गया, परमानेंट चला गया, टेंशन मत लो आप उसकी, वो गया। m0L0T-1, इट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या आपको बात समझ आ गई?
मैं आगे चल सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं भी बोलोगे तो मुझे चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। What is the formula for general acceleration? Linear acceleration. The formula is linear velocity upon time. So angular acceleration is also angular velocity upon time. इसका भी फॉर्मूला है। और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन मैं आपको अभी अभी बता ही चुका हूँ, क्या थी? m0 l0 t-1 और टाइम नीचे आ जाएगा जिसकी डायमेंशन थी, तो इसकी डायमेंशन हुई m0 l0 t-2, m0 l0 t-2 इसकी डायमेंशन। लेकिन ये चीज़ें बात ठीक है, अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है आपको, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, इसकी डायमेंशन हाथों पे ऐसे। उसने आपको रात में 2 बजे फ़ोन किया और पूछ लिया सुमित क्या कर रहे हो? आपने क्या बोल दिया? सो रहे थे? बिल्कुल। लेकिन आपने बोला क्या? मैं तो पढ़ रहा हूँ। उसने पूछ लिया फोर्स की डायमेंशन बता, आपने क्या बोल दिया? क्योंकि आप कहाँ से पढ़ के गए थे? आपने मुझसे पढ़ा था, तो आपने नींद में क्या बोल दिया? m1 l1 t-2। उसने क्या बोला नेक्स्ट डे? प्रपोजल एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्टेड बोल दिया उसने, नेक्स्ट डे ही बोल दिया। ये बात ध्यान रखना। यदि आपने ये डायमेंशन बता दी रात को 2 बजे, आप सो रहे थे, लेकिन ध्यान रखना सो रहे थे, आपने बोला क्या गलती से? कि मैं तो पढ़ रहा हूँ। उसने पूछ ली एनर्जी की डायमेंशन बताओ, आपने क्या बोला? m1 l2 t-2। टाइम नहीं लगाया, टाइम तो लगाना ही नहीं है, टाइम लगाते तो उससे समझ जाएगी इसमें नोट्स खोल लिए। ये बात ध्यान रखना, टाइम लगाना नहीं है, टाइम लगाते ही वो समझ जाएगी कि इसने नोट्स खोल लिए। बिना नोट्स खोले डायरेक्ट आंसर देना है। और ये मैं बार बार 5 बार बता चुका हूँ कि आपको फोर्स की और वर्क और एनर्जी की डायमेंशन याद करनी है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। फोर्स की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन, बस ये 2 डायमेंशन याद करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन दोनों की तो सेम ही होती है। बात समझ आ गई आपको? यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।